नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एरो इंडिया 2025 में F-35A का फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन 2 F-35 फाइटर स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाए जाएंगे। मतलब ये प्लेन सिर्फ जमीन पर रखे जाएंगे, लेकिन हवा में कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। द हिंदू ने क्लैरिफाई किया है कि F-35 इवेंट्स में रहेंगे, पर सिर्फ ग्राउंड डिस्प्ले के लिए। अमेरिकन एयरफोर्स ने भी अपनी वेबसाइट में इस बात की कंफर्मेशन दी है। ये डिसीजन अलग अलग वजहों से हो सकता है, जैसे ऑपरेशनल कमिटमेंट, लॉजिस्टिक या स्ट्रेटेजिक रीजन। स्टैटिक डिस्प्ले से लोग प्लेन की डिजाइन और टेक्नोलॉजी को नजदीक से देख सकेंगे, पर जो लोग F-35 का धमाकेदार एयर शो देखने के लिए एक्साइटेड थे, उनको थोड़ी निराशा हो सकती है। भले ही F-35 सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले के लिए होगी, पर इसका मतलब है कि अमेरिका और इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है। यह इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट परचेज डिसीजन पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, अमेरिका इंडिया को अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल करियर बेचने का प्रपोजल दे रहा है। ये डील ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आगे बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने में इंटरेस्टेड था। लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी DRDO का वाप 8x8 APC डेवलप किया है, जो स्ट्राइकर से ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। वाप लैंड और वाटर दोनों में चल सकता है, जो स्ट्राइकर के स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं होता है। वाप का इंजन भी पावरफुल है, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे लद्दाख में बेहतर परफॉर्म करेगा। साथ ही वाप मॉड्यूलर है, मतलब इसे अलग अलग मिशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर इंडिया वाप को प्रीफर करता है तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। स्ट्राइकर लेने का फायदा ये होगा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक टाई स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो जियोपॉलिटिकल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इंडिया को ये डिसाइड करना होगा कि वो अपनी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा या अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आने वाले हाई लेवल मीटिंग में इस डील का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। एक इंडियन नेवल ऑफिसर ने कहा कि राफेल एम फाइटर जेट इंडिया के एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर ऑपरेट करने के लिए उतना सुटेबल नहीं है। ऑफिसर का कहना है कि राफेल एम को खरीदने का डिसीजन उन चीजों को जानने के बाद भी लिया गया है, जो उसकी डिजाइन और फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है। ये वही पैटर्न है जो पहले MiG-29 के फाइटर जेट के एक्वासिशन के टाइम पर भी देखा गया था, जिसमें कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद उसे खरीदा गया। राफेल एम का सबसे बड़ा कमी उसका नॉन फोल्डेबल विंग्स है, जो एयरक्राफ्ट करियर के छोटे डेक पर उसकी मनूवरेबिलिटी और स्टोरेज को लिमिट करता है। इससे हर एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, जिससे डिप्लॉयमेंट का स्कोप कम हो सकता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि राफेल एम का ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट करियर कैपेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ लैंड बेस्ड ट्रेनिंग के लिए यूज हो सकता है। इससे पायलट्स को एक्चुअल करियर टेक ऑफ और लैंडिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, और वो सिर्फ सिमुलेशन या टच एंड गो ट्रेनिंग पर डिपेंड होते हैं, जो कि बेस्ट नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में MiG-29K का ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट फुल्ली करियर कैपेबल था, जिससे पायलट को रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन MiG-29 के क्रैश के बाद नेवी को उसकी यूज को लिमिट करना पड़ा और ज्यादा रिलायंस सिमुलेटर्स पर बना। ऑफिसर ने राफेल एम और MiG-29 के एक्वासिशन को कंपेयर करते हुए कहा कि पहले MiG-29K इसलिए लिया गया था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी उसे ऑपरेट कर रहा था, जिससे स्पेयर्स इन्वेंट्री और पायलट ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है। अब राफेल एम को भी सेम रीजन से सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि नेवी ने राफेल एम को खरीदते वक्त ज्यादा फोकस ऑपरेशनल इफिशिएंसी पर नहीं दिया, बल्कि लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल फैक्टर को दिया है। राफेल एम की डिजाइन में कुछ ऐसे कमियां हैं जो नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट को हैंडल करना और पायलट्स को ट्रेनिंग देना। इंडिया AMCA प्रोग्राम 2026 या 2027 तक अपना पहला प्रोटोटाइप रोल आउट करने की तरफ बढ़ रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का फोकस सिर्फ एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना नहीं है, बल्कि उसे इंडियन एयरफोर्स के लिए अफोर्डेबल बनाना है, जो ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सके। ADA के एक ऑफिसर ने बताया कि पहले प्रोटोटाइप में मैक्सिमम हार्डवेयर दिया गया है ताकि प्रोग्राम को वैलिडेट किया जा सके। ये बताया गया कि प्रोडक्शन मॉडल बाकी के 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसका मेन गोल ये है कि स्टील्थ डिजाइन, सेंसर फ्यूजन और सुपीरियर एवियोनिक्स जैसे एडवांस फीचर कम कीमत पे मिले, बिना क्वालिटी या परफॉर्मेंस कम्प्रोमिस किए। दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग 2 जो लगभग $82.5 मिलियन में आता है, चाइना का चेंगडू J-20 जो लगभग $110 मिलियन का होता है, और रशिया का सुखोई 57 जिसका प्राइस भी $80 मिलियन के आसपास है। ये सारी चीजें बताता है कि AMCA का प्राइस उनसे काफी कम होगा। AMCA को काफी कम्पिटेटिव प्राइस रेंज में डालने का प्लान है। AMCA का प्रोडक्शन इंडिया में पहली बार पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के थ्रू
होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा और दोनों सेक्टर की एक्सपर्टीज का फायदा उठाएगा। जब प्रोडक्शन के लिए बिड इनवाइट की जाएगी तब क्लियर प्राइसिंग का पता चलेगा। AMCA की एडवांस डिजाइन और कम प्राइसिंग इसे उन कंट्री के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाएगा जो अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहती है पर अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना नहीं चाहती। अडानी डिफेंस ने अनाउंस किया है कि उनका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जो गौरव के नाम से जाना जाता है, अब लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन फेज में एंटर कर गया है। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो इंडिया के प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एयर से इंप्रूव करेगा। गौरव एक 1000 kg क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है जिसे इंडिया ने खुद से डिजाइन और डेवलप किया है। इसका मेन गोल है लॉन्ग डिस्टेंस पर हाई प्रिसीजन से टारगेट को हिट करना। जब ये बॉम्ब एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है तो ये एक एडवांस हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का यूज करता है जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। इस सिस्टम की वजह से गौरव को एक्यूरेट तरीके से टारगेट पर स्टीर किया जा सकता है, चाहे GPS डिनाई इन्वायरमेंट हो। ये बॉम्ब मॉडर्न वॉरफेयर में काफी यूजफुल है जहां प्रिसीजन स्ट्राइक की जरूरत होती है। गौरव बॉम्ब का डेवलपमेंट DRDO के हैदराबाद के RCI ने किया है। जब ये बॉम्ब लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन फेज में एंटर करता है तो इसका मतलब है कि बॉम्ब की डिजाइन, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर पूरा भरोसा है। LRIP फेज में बॉम्ब का प्रोडक्शन लिमिटेड क्वांटिटी में होता है ताकि उसकी टेस्टिंग और क्वालिटी चेक की जा सके। इस फेज के बाद बॉम्ब को फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाएगा जिससे ये इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जा सके और वो अपने ऑपरेशन में यूज कर सके। LRIP फेज का मेन फोकस गौरव बॉम्ब की और टेस्टिंग करना और उसे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। इस फेज में ये इंश्योर किया जाता है कि बॉम्ब सारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे और बैटलफील्ड में रिलायबल हो। इस फेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और बेहतर बनाया जाता है ताकि प्रोडक्शन स्मूथ हो। इसमें क्वालिटी चेक भी किया जाता है जिससे ये कंफर्म हो सके कि जब बॉम्ब लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर हो तो उसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर कोई कंप्रोमिस ना हो। ये रिपोर्ट ग्लोबल फायर पावर से है जो दुनिया के एयरफोर्स की रैंकिंग कर रहा है, जिसमें कंट्री के टोटल एयरक्राफ्ट को देखा गया है जिसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल एयरफोर्स की लिस्ट में अमेरिका सबसे टॉप पर है क्योंकि उनके पास एडवांस और लार्ज फ्लीट है जो स्टील फाइटर और बॉम्बर से लेकर हर तरह के एयरक्राफ्ट का मिक्स है। इसमें रसिया दूसरे नंबर पर है, उनके पास मिग और सुखोई जैसे पावरफुल जेट्स है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस है। चाइना इसमें तीसरे नंबर पर है जिन्होंने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में काफी इन्वेस्ट किया है और फाइटर जेट के साथ हेलीकॉप्टर्स भी अपनी फ्लीट में शामिल किया है। और इंडिया इसमें चौथे स्थान पर है जहां उनके पास 2296 एयरक्राफ्ट है जो कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट का मिक्स है। इस रैंक से इंडिया की एयर पावर और मॉडर्नाइजेशन की एफर्ट्स दिख रही है। उसके बाद साउथ कोरिया और जापान का नंबर है जिन्होंने अपनी एयरफोर्स को रीजन के टेंशन के वजह से अपग्रेड किया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 7 पर है जो अपनी लिमिटेड सोर्सेज के बावजूद एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, खासकर पुराने और नए फाइटर जेट के मिक्स के साथ। ये रैंकिंग ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड्स को दिखाती है जहां कंट्री अपनी एयर सिक्योरिटी को एनहेंस करने में लगा हुआ है ताकि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। इस रिपोर्ट का मतलब ये भी है कि दुनिया भर में एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का कंपटीशन बढ़ रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।